अभी देखो हाइड्रोकार्बन्स, हम जो अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी लेवल का पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सी रिएक्शंस हैं, बहुत से मैकेनिज्म्स हैं कंपटीशन लेवल पे, तो वो तो जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल का जब पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन तब देखेंगे। पर अभी हम मेनली एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी का जो हाइड्रोकार्बन है उसे खत्म करें, जो कि आपका क्लास 11th में हेल्पफुल हो सके। हाँ, वहाँ जो मैकेनिज्म डिस्कस किया उसे डिस्कस भी करेंगे, उसके जितने एस्पेक्ट एनसीईआरटी में डिस्कस किए उतने करेंगे, और बाकी कुछ मैकेनिज्म और भी बहुत से एस्पेक्ट होते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है पर कंपटीशन में फ्रिक्वेंटली आते हैं। वो जब हम कंपटीशन के लिए हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म, तो वो चीज़ें तब देखेंगे। तो प्रिपरेशन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस are the main sources of alkanes. However, alkanes can be prepared by the following method. तो जो आपके एल्केन है, अभी हम पहले पढ़ रहे हैं भाई, आप हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर सकते हो। जो हमें पढ़ना है, अगर जैसा एक ब्रीफली बताऊं तो एल्केन्स इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ये हम देखेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो तो कंपटीशन लेवल का ही देख चुके हैं। एल्कीन्स की भी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लें, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो कॉम्पिटिशन को पढ़ा है, पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम अभी पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल जैसा बता दूंगा, इट्स अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एल्काइंस अगेन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं तो उसमें फिजिकल एंड केमिकल। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मेनली हम बेंजीन पढ़ेंगे और उसकी रिएक्शंस, बेंजीन की प्रिपरेशन और रिएक्शंस। तो एनसीईआरटी में हमारा सिलेबस बेसिकली ये है। तो अब पहले हम एल्केन्स देख रहे हैं। तो एल्केन्स में एल्केन्स को प्रिपेयर करते जब हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए एक तो हम यूज करते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। भाई एल्कीन एल्काइन में अगर एल्केन बनाना तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, हाइड्रोजिनेशन। जनरली वो कैटालिटिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो देखेंगे। पर एल्कीन्स एल्काइंस से सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी से एल्केन बनाना है। देन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड RX, तो RX से हम दो तरीके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, बाकी जब हम कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे तो एक दो रिएक्शंस और भी देखेंगे, पर यहाँ पे हम दो तरीके, एक तो RX में से RH बन जाए, मतलब X रिप्लेसेस बाई हाइड्रोजन, और एक है कपलिंग हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये R, इसके दो मॉलिक्यूल के R आपस में जुड़ जाए और ये दो X माइनस निकल जाए, कहीं पे जुड़ जाए,
क्या करेंगे देखेंगे अभी। पर ये चीज इसमें जो एल्केन बनेगा उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो एल्काइल हैलाइड में उससे डबल हो जाएंगे, आर आर, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन बनेगा। ये भी एल्केन है पर ये एक तरह से रिडक्शन है या सब्सटीट्यूशन है, एक्स रिप्लेसेस बाय हाइड्रोजन। और तीसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो इसके भी दो तरीके हैं, इसमें एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन, कि मेरे पास अगर कोई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH से रिएक्ट करके या सोडियम से रिएक्ट करके बनाया जाता है, इसे हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और ये बन जाता है RH और Na2CO3 निकल जाता है। अभी देखेंगे रिएक्शन में, लेकिन एक बार जस्ट एक तरीका ये है और एक तरीका है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करके हमें RR बन जाता है और CO2 निकल जाता है एनोड पे। ये पूरी रिएक्शन लिखेंगे पर ये एक तरीका है। इसमें भी यहां जो R है वो डबल अप हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा और कुछ साइड प्रोडक्ट और भी बनेंगे, वो भी जब पूरी रिएक्शन को एनालाइज करेंगे तब देखेंगे। तो ये आपके इसके प्रिपरेशंस के मेन तरीके हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट फ्रॉम unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास एल्कीन है तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक मोल एल्कीन में एक मोल हाइड्रोजन जुड़ेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई एक निकल, यील्ड प्लेटिनम पैलेडियम से बेहतर होती है, लेकिन निकल सस्ता पड़ता है, मतलब निकल का अमाउंट ज्यादा लगता है पर फिर भी वो सस्ता पड़ता है। तो कमर्शियल वे में हम ज्यादातर निकल यूज करते हैं और निकल जब इस रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेबेटियर सैंड्रेंस रिएक्शन। व्हेन निकल इज यूज्ड इसको बोलते हैं सेबेटियर सैंड्रेंस रिएक्शन और ये बन जाएगा। हीटिंग अभी भी चाहिए पड़ती है बट इनके बिना तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा। एल्काइन हो तो 2 मोल हाइड्रोजन लगेंगे पर मोल एल्काइन, सेम कैटलिस्ट, और यहां पे एल्केन बन जाएगा। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल दिए भी हैं, देख लो इधर डाई हाइड्रोजन वाला चीज देखो। अगर डाई हाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड, पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, फाइनली डिवाइड कर देते हैं। कैटलिस्ट जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ने से कैटलिस्ट का एक्शन और ज्यादा बेहतर हो जाता है, लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल टू फॉर्म एल्केन्स। दिस प्रोसेस
इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। दीज मेटल्स करते क्या है ये? दीज मेटल्स एडजॉर्ब dihydrogen gas on their surfaces and activate the hydrogen bond। अभी समझाता हूं जैसा, फिर आगे बोल रहे हैं प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटेलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर इज नीडेड एंड हाई प्रेशर इज नीडेड फॉर निकल कैटलिस्ट। फिर भी निकल को यूज करना ओवरऑल सस्ता पड़ता है कमर्शियल लेवल पे। रिएक्शंस हैं, इथीन अगर आपने लिया, हाइड्रो 1 मोल इथीन 1 मोल हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी ले लो, प्लेटिनम पैलेडियम निकल, तो इथेन बन जाएगा। प्रोपीन लिया तो प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपाइन लिया तो 2 मोल हाइड्रोजन लगेंगे, प्रोपेन बन जाएगा। तो ये तो हमने यहां पे लिखा भी था जनरल तरीका एल्काइन का और एल्कीन का। अब जरा सा इसका हल्का सा वो जो बात उन्होंने मैकेनिज्म के लिए बोला था, ये बात जरा समझा दूं मैं। होता क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास मेटल है, और ये हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इस मेटल पे जो कि आपका प्लेटिनम है या पैलेडियम है या निकल है, इस पे एडजॉर्ब हो जाता है। तो जब एडजॉर्ब होगा तो धीरे धीरे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और यहां पे हीट भी लिबरेट करेगी इस जगह पे एडजॉर्प्शन के कारण। तो ये साइड भी एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाएगा यहां पे। और जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा ये बॉन्ड वीक होता है। तो ज्यादा देर बाद आप सोचोगे कि कुछ देर बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि एच जुड़ा हुआ है और एच जुड़ा हुआ, और ये प्रैक्टिकली बॉन्ड टूट ही गया इनके बीच का। अब क्या होगा कि जो एल्कीन है या एल्काइन है, एल्कीन एक इसके अराउंड ये जो एटम्स होते हैं ये एक प्लेन, मतलब ये दोनों कार्बन, और यहाँ पे ये जो एटम है, इधर जो एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ जो जुड़ा हुआ है, ये एक प्लेन में होते हैं, sp2 होता है। तो ये एक प्लेन में तो क्या होता है कि बीइंग अ प्लेनर मॉलिक्यूल ये जाके सीधा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे झपट्टा मारेगा, सीधा उसको अटैक करेगा और अपने डबल बॉन्ड को वीक कर लेगा और इसको डिटैच कर देगा, डिसॉर्प्शन। तो अल्टीमेटली सीधा जाके एच एच इस पे ऐसे जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। तो ये जो एच और एच जुड़ता है और ये वापस मेटल रिकवर हो गया, मेटल इज रिकवर्ड अगेन, जो कि कैटलिस्ट के केस में होना भी चाहिए। अच्छा, इस तरीके का एडिशन जहां पे दो जुड़ने वाली चीजें अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक ही साइड में जुड़ जाएं, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। आगे जब कंपटीशन लेवल पे पढ़ेंगे तो इसके काफी एस्पेक्ट भी देखेंगे, सिन एडिशन। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जो होता है एल्कीन और एल्काइन दोनों में ही सिन एडिशन होता है। तो ये हो गया आपका एल्केन बन गया। तो ये तो आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गया फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो ये फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अब है
फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेड बाई आर एक्स. एक्स वैसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों ही हो सकते, चारों ही हो सकते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्योंकि जो सी एफ बॉन्ड होता है इट इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो जनरली जब रिप्लेसमेंट रिएक्शन की बात आती है तो जो सी एफ है वो इतना अच्छा काम नहीं करता. तो इसीलिए चलो एल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक, जैसे आर एक्स वेयर एक्स कैन बी सी एल, बी आर, आई, इसमें सबसे अच्छा आई, आर आई की यील्ड बेटर होगी देन आर बी आर, देन आर सी एल, और आर एफ तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं. इसको अगर हम जिंक और एसिड के संग ट्रीट करें, जिंक एंड एसिड के संग, तो ये बन जाएगा आर एच. एक्चुअली यहां हाइड्रोजन लिखा है पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, वो जो एसिड से उसी का H प्लस काम कर जाएगा. तो आर एच प्लस जेड 2 प्लस और X माइनस, ऐसे सोच लो. ये रिएक्शन होती है. एक्चुअली ये एक तरह से देखा जाए तो रिप्लेसमेंट भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, और क्योंकि X इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन तो रिडक्शन भी है. एक्चुअली इस कैटेगरी बोलते हैं मेटल डिजॉल्व, दिस टाइप ऑफ मेटल डिजॉल्व रिडक्शन. स्कूल के एग्जाम के लिए H2 याद रख लो, पर इसमें हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है. एसिड, मिनरल एसिड और जिंक से काम चल जाएगा. होता क्या है, भाई जिंक हम जानते हैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है Zn2 प्लस में और इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है. ये इलेक्ट्रॉन जाके इस आर एक्स बॉन्ड को, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को, जो कि ऑलरेडी पोलर नेचर का है, ये इसको पुश करता है. ये चीज क्या होगा, एसिड निकलेगा, लीव करेगा और इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे. तो X माइनस निकल जाएगा, पहले R प्लस बन जाएगा, पर R प्लस में जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो R माइनस बन जाएगा ये. और इस R माइनस को जो हमारे पास एसिड का H प्लस है वो जुड़ के ये RH बन जाएगा. इट इज नोन एज मेटल डिसॉल्व्ड रिडक्शन. मेटल को हमने एसिड में डिसॉल्व किया, मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया, इलेक्ट्रॉन ने एक्चुअली X माइनस हटाया और खुद जाके कार्बन पे जुड़ गया, C माइनस बना दिया, कार्बेनियन, एंड कार्बेनियन और H प्लस रिएक्ट करके एल्केन बना दिए. ये चीज यहां CH3Cl हाइड्रोजन, इसकी जरूरत नहीं है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए. तो CH4 प्लस HCl. बाकी एनसीआर अगर एग्जाम, स्कूल एग्जाम में आया तो यहां लिख लेता है, लेकिन एक्चुअली इस H2 की जरूरत नहीं है. C2H5Cl, ZnH प्लस C2H6HCl बन जाएगा. 1 क्लोरोप्रोपेन, ZnH प्लस, प्रोपेन और HCl बन जाएगा. तो ये एक तरीका हो गया अल्काइल हैलाइड से RX से RH बनाने का, RX से RH बनाने का. तो एक तरीका हो गया. इसमें नंबर ऑफ कार्बन एल्केन में उतने ही रहे जितने अल्काइल हैलाइड में थे. अब एक और तरीका भी है अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सेकंड का सेकंड अल्काइल हैलाइड से ही बना रहे हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स इसमें भी हम
एक्स को फ्लोरीन अवॉइड करते हैं, एक्स शुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, और इसमें भी रिएक्शन रेट आर आई विल बी ग्रेटर देन आर बी आर ग्रेटर देन आर सी एल। तो आर एक्स प्लस सोडियम और ईथर, ईथर इज प्रोवाइडेड द इनर्ट सॉल्वेंट, तो ईथर शुड बी मॉइस्चर फ्री, तो उसे बोलते हैं ड्राई ईथर। भाई ईथर खुद लिक्विड होता है लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो सोडियम उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो हमें ईथर में, ड्राई ईथर में चीज रिएक्शन होती है। तो यहां पे इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके आर आर बनाते हैं, इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, वैसे इसका नाम है वुर्ज रिएक्शन, और बन जाता है 2NaX। RR and 2NaX। तो alkyl halides on treatment with sodium metal in dry ethereal free from moisture solution gave higher alkanes. This reaction is known as Wurtz reaction and is used for the preparation of higher alkanes containing even number of carbon atoms. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास CH3Cl है, तो CH3Cl सोडियम, तो इट विल गिव CH3, ये वाला CH3 एंड 2NaCl, इथेन बन गया। अगर मेरे पास C2H5Cl है, 2 सोडियम फिर C2H5Cl विल गिव C2H5 मतलब ब्यूटेन, प्लस 2NaCl, ये हो जाएगा। फिर इसको बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन, या इसको ये भी बोल सकते हैं सेल्फ वुर्ज या सिंपल वुर्ज रिएक्शन, कि आपने एक टाइप का एल्काइल हैलाइड लिया, आर बन गया, तो एल्केन जो बना वो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला बना। तो एक तरह से बोलते हैं इससे मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन में तो कार्बन ही एक है। इथेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है। अच्छा, लेकिन एक मिक्स्ड वुर्ज भी होता है, जैसे मैं CH3Cl लू, दो तरीके के एल्काइल हाइड लू, और C2H5Cl लू, तो एक्चुअली मिक्सचर बनेगा। एक तो आप कह सकते हो भाई CH3Cl के मॉलिक्यूल्स आपस में वुर्ज कर जाए, सेल्फ वुर्ज, तो एक तो इथेन बन जाएगा कपल्ड होके, इसके मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ वुर्ज कर जाए तो ब्यूटेन बन जाएगा इससे। पर अगर ये आपस में मिक्स्ड वुर्ज कर जाए, इसका CH3 और इसका C2H5, तो प्रोपेन बन जाएगा। तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस्ड वुर्ज। पर जनरली जगह आपको दो चीज दी हो तो मेजर यही बनेगा, क्रॉस्ड वुर्ज या मिक्स्ड वुर्ज। क्रॉस्ड वुर्ज या मिक्स्ड वुर्ज,
और ये दोनों सेल, ये भी सेल्फ वुर्ज या सिंपली वुर्ज, और ये भी सेल्फ वुर्ज, सेल्फ वुर्ज ऑफ इथाइल क्लोराइड, सेल्फ वुर्ज ऑफ मिथाइल क्लोराइड। क्लोराइड या ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। आयोडाइड सबसे अच्छा यील्ड देगा, फिर ब्रोमाइड, फ्लोराइड अवॉइड करना है। तो ये तो इसके रिएक्शंस हो गए। अब बात कोई बोले कि क्या इसका, जैसे ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन, व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। मतलब एक से मान लो ये बोल रहा है कि आर एक्स लिया, अभी हमने किया ही ये काम, आर डैश एक्स लिया, Na ether, तो योर एल्केन विल बी आर डैश प्लस 2NaX, ये बन जाएगा क्रॉस्ड वुर्ज या मिक्स्ड वुर्ज। एक्चुअली ये जो वुर्ज हो रहा है जिसमें दो अलग मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, ये सब इंटरमॉलिकुलर है। ये जितनी भी मैंने पढ़ी इंटरमॉलिकुलर वुर्ज रिएक्शन। कंपटीशन में मान लो आपके ऐसा कुछ हो, दोनों में बीआर भी हो सकता है, Na ईथर। अब कोई मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या होगा, अभी तो हम क्या करते थे RBr RBr RCl RCl, यहां पे ये एक Br सेंटर यहां, एक Cl हैलाइड सेंटर यहां है, तो इसमें एक्चुअली ये दोनों आपस में दोनों Br और Cl निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएगा और NaBr प्लस Na, दोनों Cl होते तो 2 NaCl हो जाता। तो ये कंपाउंड एक्चुअली बन गया आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों सेंटर मिल गए, इंट्रामॉलिकुलर वुर्ज रिएक्शन, इंट्रामॉलिकुलर वुर्ज रिएक्शन। वो इंटरमॉलिकुलर थे, ये इंट्रामॉलिकुलर। ऑल दो इसका देखो वुर्ज जो है, वुर्ज रिएक्शन इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट बहुत से बनते हैं। इनफैक्ट अगर सेल्फ वुर्ज भी आप कर रहे हो तब भी इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट बनते हैं। तो हल्का सा इसका मैकेनिज्म थियोरेटिकल मैकेनिज्म होता है। तो इसका जैसा मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म देखेंगे इसी से कुछ आइडियाज हमारे वो जो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है वहां पे भी यूज होगा। तो मतलब वो कहीं ना हमको मतलब हेल्प आगे चाहिए तो है ही। और कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक का मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। तो देखो इसका जो मैकेनिज्म अगर सोचे हम, तो होता क्या, सोडियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो सोडियम कन्वर्ट्स टू सोडियम प्लस एंड लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड जो मेरे पास Rx होता है, X शुड बी आयोडाइड, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, नॉट शुड बी फ्लोरीन।
तो ये यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, तो ये इसको ऐसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा X माइनस, और यहां पहले बनेगा R प्लस, पर इलेक्ट्रॉन जाके अल्टीमेटली ये R फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये X माइनस Na प्लस से जुड़ के, तो ऐसे ही एक और रिएक्शन होगी, तो दो R फ्री रेडिकल बन जाएंगे। भाई ऐसा मॉलिक्यूल तो आपके पास बहुत से हैं, तो एक ऐसे ही और इलेक्ट्रॉन जाके एक सोडियम और यूज होगा, Na प्लस बनाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाके एक RX को फिर से एक मॉलिक्यूल को R फ्री रेडिकल बनाएगा, तो दो R फ्री रेडिकल ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, डाइमराइज कर जाएंगे, कपलिंग भी बोल सकते हैं इसे, डाइमराइजेस या कपल्ड, एंड फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम, एंड एल्केन बन गया। अगर क्रॉस्ड होगा तो एक R फ्री रेडिकल होगा, एक R डैश फ्री रेडिकल होगा, वो जुड़ जाएगा, तो भी अल्केन बन जाएगा। तो ये तो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर रिएक्शन तो यही है, कपलिंग। लेकिन इसमें एक और रिएक्शन भी हो सकता है, मान लो मेरे पास, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, C2H5 Cl Na ईथर। तो अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म सोचो तो क्या होगा, ऐसे प्रोडक्ट तो मेजर मतलब C2H5 ब्यूटेन बन जाएगा, 2NaCl, ये मेजर ब्यूटेन बन गया। मैकेनिस्टिकली जाए तो क्या होगा, पहले आपका CH3CH2 फ्री रेडिकल बन गया, जैसे यहां बना था कि पहले Na से Na प्लस बनेगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा, इलेक्ट्रॉन जाके Cl को निकालेगा, Cl माइनस, और यहां फ्री रेडिकल बन जाएगा, एल्काइल इथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे दो इथाइल फ्री रेडिकल अगर आपस में कोलैप्स कर गए तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जो बना रहा हूं मैं, ब्यूटेन, जो कि मेजर प्रोडक्ट है भी। पर एक चीज सोचो, साइड प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये जो CH3CH2 फ्री रेडिकल है, ये इस CH3 अनदर CH3CH2 फ्री रेडिकल से ऐसे रिएक्ट करे कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो इस पे है CH3 पे, इसको होमोलिटिकली तोड़े, तो उससे क्या होगा, ये H फ्री रेडिकल बन जाएगा और वो जाके यहां जुड़ जाए, और यहां पे फ्री रेडिकल सेंटर और ये फ्री रेडिकल सेंटर एडजेसेंट कार्बन पे, ये आपस में डबल बॉन्ड बना ले, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में बॉन्ड बना लिया। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये साइड प्रोडक्ट है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो बढ़ गए, मिक्सचर बढ़ गए, मिक्सचर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, तो इसीलिए बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है। ये तो तब है जब एक जैसा एल्काइल हैलाइड है, अगर एल्काइल हैलाइड भी दो हो गए तो फिर और ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये चीज, तो ये आपका हो गया वुर्ज रिएक्शन। अब बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इसके भी दो तरीके होते हैं, फ्रॉम सोडियम salt of carboxylic acid
आर सी डबल ओ एन ए, और तरीका क्या है? बाई डी कार्बोक्सिलेशन। क्या मतलब इसका? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल से CO2 निकाल देना। तो इसको अगर हम सोडा लाइम का मतलब होता है, सोडा हो गया NaOH, लाइम हो गया CaO, इसका 3:1 मिक्सचर, तो इसके संग हीट करने पे ये जो R पार्ट है, इस पार्ट का, इतने पार्ट का हाइड्रोकार्बन बन जाता है RH, और Na2CO3 निकल जाता है। इस कंपाउंड में जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसमें जितने कार्बन थे, प्रोडक्ट में एल्केन में एक कार्बन उसमें कम है, इसलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। A product formed is the alkane having one carbon less than the original carboxylic acid salt. कुछ एग्जांपल्स अगर इसके देखें, अगर मेरे पास सोडियम बेंजोएट है, इसे सोडा लाइम के संग हीट किया, तो आपका बन जाएगा बेंजीन और Na2CO3। अगर मेरे पास CH3 CH2 COONA है, अगर मुझे एसिड दिया हुआ है तो पहले मैं NaOH से या Na से रिएक्ट करके ये बना लूंगा। तो बन जाएगा इथेन प्लस Na2CO3। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। मुझे बनाना क्या है? मुझे बनाना है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 9.6। मुझे बनाना है क्या? प्रोपेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन। एक्चुअली क्या होता है, पहले कार्बोनेट बनता है, कार्बोनेट वाटर से H2CO3 बनाता है, हीट इसके अंदर लिबरेट होती है, तो वाटर H2CO3 ब्रेक्स अप इनटू अल्टीमेटली वाटर एंड CO2, तो फाइनली CO2 लिबरेट हो जाता है। तो मुझे बनाना है प्रोपेन, तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक ज्यादा कार्बन की लेनी पड़ेगी अगर मुझे डीकार्बोक्सिलेशन से बनाना है, यानी 4 कार्बन का एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और उसका सॉल्ट सोडियम ब्यूटानोइट। ऐसा हो जाएगा। तो ये आंसर वो देखो, ये चीज, तो ये रिएक्शन कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, लास्ट प्रिपरेशन एज पर एनसीईआरटी।
कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये क्या कह रहा है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप कैसे कार्बोक्सिलिक RCOO Na+ या K+, दोनों सॉल्ट चलेंगे, एक्वस है, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया बिटवीन एनोड एंड, इलेक्ट्रिसिटी पास की बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी जुड़ा हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो एट इसके दो टर्मिनल, दो चीजों बनता है। तो एनोड पे आपको बन जाएगा एक तो RR, ये तो एल्केन बन जाएगा, ER और एक और R आ गया, CO2 लिबरेट हो जाएगा एनोड पे, ये चीज एनोड पे है, और कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होगा, वाटर विल रिड्यूस, कैथोड पे ही होगा। और इसका मैकेनिज्म समझो, जो RCOO- है ये एनोड पे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड बनाता है फ्री रेडिकल। ये बन जाता है, ये फ्री रेडिकल हो गया। अब ये फ्री रेडिकल फर्दर कन्वर्ट होता है, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है, तो ये बन जाता है R फ्री रेडिकल, जैसा वुड जो बना था, और ये C फ्री रेडिकल, O फ्री रेडिकल मिलके CO2 बन जाता है। ये भी एनोड पे है, और ये R फ्री रेडिकल भी एनोड पे बना, ऐसे और भी फ्री रेडिकल बन जाएंगे R वाले। तो R दो R फ्री रेडिकल आपस में डाइमराइज होके, जैसे वुड्स में हुआ था, डाइमराइज या कपल होके RR बना देंगे, एल्केन, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक चीज देखो, एक साइड प्रोडक्ट सोचो, CO2 तो बना ही है, वो तो एनोड पे, लेकिन अगर R फ्री रेडिकल, भाई ऐसा तो नहीं कि एक ही संग ये पूरा का पूरा फ्री रेडिकल सबके सब कन्वर्ट टू R हो जाएंगे। तो मान लो ये वाला बन गया और ये वाला भी बना ही है, तो अगर ये आपस में कोलैप्स करें, ये वाला फ्री रेडिकल आपस में कोलैप्स करें दोनों, तो बन जाएगा एस्टर। एस्टर बन जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। कोई पूछे भाई एस्टर कैसे बन गया, तो ऐसे बन गया। कैथोड पे
रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे Na प्लस Na नहीं बनेगा, K प्लस अगर है तो K नहीं बनेगा, क्योंकि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज मच लेसर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर. हियर दीज विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो होते हैं. सोडियम से सोडियम प्लस बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, ना कि सोडियम प्लस से सोडियम बनने की. पर वाटर जो है इट विल रिड्यूस तो हाइड्रोजन कैथोड पे आ गया, और कैथोड पे क्योंकि OH लिबरेट हुआ तो कैथोड का जो सॉल्यूशन है वो जब बेसिक हो गया, इसका पीएच इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस. और वहीं पे एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे CO2 लिबरेट हो रहा है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है. तो एनोड कंपार्टमेंट, एनोड साइड जो है उसका पीएच डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है एनोड साइड का, और कैथोड साइड का पीएच आपका इंक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. अच्छा, अगर मेरे पास HCOONA का मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूं तो क्या बनेगा, कहां पे क्या क्या बनेगा. अगर HCOONA का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो एक्चुअली देखो ये वाला चीज बन जाता है, आपस में डबल अप हो जाता है. तो एनोड पे बनेगा एक तो हाइड्रोजन इस वाले का और CO2, और कैथोड पे तो वाटर रिड्यूस होता ही है, तो हाइड्रोजन और संग में OH माइनस. ये चीज हाँ, लेकिन अगर मेरे पास C2H5 COOK पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा, तब एनोड पे बनेगा C2H5 मतलब C4H10 ब्यूटेन प्लस CO2, और कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन एंड OH माइनस. तो इस तरीके से इसमें अपग्रेडेशन है. देखो हमने यहां पे लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, 3 कार्बन का एसिड था, पर जो एल्केन बना वो यहां जो ये पोर्शन है R उसका डबल अप हो जाता है, ब्यूटेन बन गया. तो ये चीज तो ये आपके अब बोलते हैं मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस. तो मीथेन कैसे बनेगा, क्योंकि या तो H2 बन जाएगा HCOONA से, और अगर आप CH3 वाला भी लोगे, आप अगर ये वाला लिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो CO2 बनेगा, पर CH3 बन जाएगा, इथेन बन जाएगा. सोडियम प्रोपानोएट लिए तो आपका ब्यूटेन बन जाएगा और CO2 निकल जाएगा. तो मीथेन इससे हम नहीं बना सकते. तो ये इसको बोलते हैं एसीटेट फ्री रेडिकल, जो यहां बनाया था मैंने, या
कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल, यहां पे इन जनरल कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल, एल्काइल कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल, उससे बन जाता है आर फ्री रेडिकल, जैसे यहां इन्होंने बनाया था मिथाइल, और CO2 निकल जाता है। CO2 अपने आप में काफी स्टेबल है, तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि क्यों एसीटेट फ्री रेडिकल से CO2 और मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है। और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल जैसे यहां पे कोलैप्स की है, इथेन बन गया, तो इस तरीके से चीजें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एल्केन का प्रिपरेशन।